Good morning, friends. In this video, we will study from this topic that is called Maya Lok, and this यह पाठ आपको लिया गया है स्टैंडर्ड 11th की NCERT की हिस्ट्री की बुक से। हिस्ट्री की किताब NCERT फॉर स्टैंडर्ड 11th। तो ये आपका ये सेकेंड वीडियो इस चैप्टर का। मेरे चैनल पे NCERT हिस्ट्री स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक पढ़ाया जा रहा है, जिसमें 6, 7, 8, 9, 10 हो चुका है कंप्लीट। अब स्टैंडर्ड 11th है ये, और इसके बाद आपको स्टैंडर्ड 12 भी पढ़ा दिया जाएगा एक ही चैनल पे। स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक का NCERT का हिस्ट्री पढ़ाया हुआ आपको मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ आज आगे बढ़ते हैं। ये आज का चैप्टर स्टैंडर्ड 11th NCERT हिस्ट्री, ये सेकंड वीडियो है इस चैप्टर का। तो माया लोक। मैक्सिको की माया संस्कृति ने 11वीं से 14वीं शताब्दियों के दौरान उल्लेखनीय उन्नति की, लेकिन 16वीं शताब्दी में माया लोगों के पास राजनीतिक शक्ति एज़टेक लोगों की अपेक्षा कम थी। मक्के की खेती उनकी सभ्यता का मुख्य आधार थी और उनके अनेक धार्मिक क्रियाकलाप एवं उत्सव मक्का बोने, उगाने और काटने से जुड़े होते थे। खेती करने के तरीके उन्नत और कुशलतापूर्ण थे, जिनके कारण खेतों में बेशुमार पैदावार होती थी। इससे शासक वर्ग, पुरोहितों और प्रधानों को एक उन्नत संस्कृति का विकास करने में सहायता मिली, जिसके अंतर्गत वास्तुकला, खगोल विज्ञान और गणित जैसे विषयों की अभिव्यक्ति हुई। माया लोगों के पास एक चित्रात्मक लिपि थी, लेकिन इस लिपि को अभी तक पूरी तरह नहीं पढ़ा जा सका है। पेरू के इंका लोग, पेरू देश है, उसके इंका लोगों की संस्कृति कैसी थी, उसके विषय में हम लोग यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दक्षिणी अमेरिकी देशज संस्कृतियों में से सबसे बड़ी पेरू में क्वेचुआ या इंका लोगों की संस्कृति थी। 12वीं शताब्दी में प्रथम इंका शासक मैंको कपाक ने कुजुको में अपनी राजधानी स्थापित की। किसने? तो मैंको कपाक ने कुजुको में अपनी राजधानी स्थापित की थी। 9वें इंका शासक के काल में राज्य का विस्तार शुरू हुआ और अंततः इंका साम्राज्य इक्वाडोर से चिली तक 3000 मील में फैल गया। साम्राज्य अत्यंत केंद्रीकृत था, सेंट्रलाइज्ड था। राजा में ही संपूर्ण शक्ति निहित थी और वह ही सत्ता का उच्चतम स्रोत था। एक नए जीते गए कबीलों और जनजातियों को पूरी तरह अपने भीतर मिला लिया। प्रत्येक प्रजाजन को प्रशासन की भाषा क्वेचुआ बोलनी पड़ती थी। प्रत्येक कबीला स्वतंत्र रूप से वरिष्ठों की एक सभा द्वारा शासित होता था, लेकिन पूरा कबीला अपने आप में शासक के प्रति निष्ठावान था। साथ ही साथ स्थानीय शासकों को उनके सैनिक सहयोग के लिए पुरस्कृत किया जाता था। इस प्रकार एज़टेक साम्राज्य की ही तरह इंका साम्राज्य इंकाइयों के नियंत्रण वाले एक संघ के समान था। आबादी के निश्चित आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग इस साम्राज्य में थे। एज़टेक लोगों की तरह इनका भी उच्च कोटि के भवन निर्माता थे। उन्होंने पहाड़ों के बीच इक्वेडोर से चिली तक अनेक सड़कें बनाई थीं। उनके किले शिलापट्टियों को इतनी बारीकी से तराश कर बनाए जाते थे कि उन्हें जोड़ने के लिए गाड़े जैसी सामग्री की जरूरत नहीं होती थी। वे निकटवर्ती इलाकों में टूटकर गिरी हुई चट्टानों से पत्थरों को तराशने और ले जाने के लिए श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी का उपयोग करते थे, जिसमें
अपेक्षाकृत अधिक संख्या में मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। राजमिस्त्री खंडों को सुंदर रूप देने के लिए शल्क पद्धति फ्लेकिंग का प्रयोग करते थे, जो प्रभावकारी होने के साथ साथ सरल होती थी। कई शिलाखंड वजन में 100 मीट्रिक टन से भी अधिक भारी होते थे, लेकिन उनके पास इतने बड़े शिलाखंडों को ढोने के लिए पहिएदार गाड़ियां नहीं थीं। यह सब काम मजदूरों को जुटाकर बड़ी सावधानी से करवाया जाता था। इंका सभ्यता का आधार कृषि था। उनके यहाँ जमीन खेती के लिए बहुत उपजाऊ नहीं थी, इसलिए उन्होंने पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेत बनाए और जल निकासी तथा सिंचाई की प्रणालियाँ विकसित कीं। हाल ही में यह बताया गया है कि 15वीं शताब्दी में इंडियाई आधित्यकाओं ऊंची भूमियों में खेती आज की तुलना में काफ़ी अधिक परिमाण में की जाती थी। इनका लोग मक्का और आलू उगाते थे और भोजन तथा श्रम के लिए लामा पालते थे। उनकी बुनाई और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला उच्च कोटि की थी। उन्होंने लेखन की किसी प्रणाली का विकास नहीं किया, किंतु उनके पास हिसाब लगाने की एक प्रणाली अवश्य थी। यह थी क्विपू, यानी डोरियों पर गांठें लगाकर गणितीय इकाइयों का हिसाब रखना। कुछ विद्वानों का विचार है कि इनका लोग इन धागों में एक किस्म का संकेत कोड बुनते थे। इनका साम्राज्य का ढांचा पिरामिड नुमा था, जिसका मतलब यह था कि जब एक बार इनका प्रधान पकड़ लिया जाता तो उसके शासन की सारी श्रृंखला तुरंत टूट जाती थी। और उस समय भी ऐसा ही हुआ, जब स्पेनी सैनिकों ने उनके देश पर आक्रमण करने का निश्चय किया। एज़टेक तथा इनका संस्कृतियों में कुछ समानताएं थीं। एज़टेक और इनका जो संस्कृतियां थीं उनमें कुछ इक्वलिटीज थीं, समानताएं थीं, और वे यूरोपीय संस्कृति से बहुत भिन्न थीं, बहुत अलग, डिफरेंट थीं। समाज श्रेणीबद्ध था, लेकिन वहाँ यूरोप की तरह कुछ लोगों के हाथों में संसाधनों का निजी स्वामित्व नहीं था। पुरोहितों और शमनों को समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था। यद्यपि भव्य मंदिर बनाए जाते थे जिनमें परंपरागत रूप से सोने का प्रयोग किया जाता था, लेकिन सोने या चांदी को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। तत्कालीन यूरोपीय समाज की स्थिति इस मामले में बिल्कुल विपरीत थी। यूरोपवासियों ने दुनिया के कई देशों को खोज निकाला, इसका क्रेडिट उनको जाता है। तो अब हम लोग इस विषय में पढ़ेंगे। दक्षिणी अमेरिकी और कैरिबियन लोगों को यूरोपवासियों के अस्तित्व का पता तभी चला जब यूरोपवासी अटलांटिक सागर को जहाज़ों द्वारा पार करके वहां पहुंचे। सन 1380 में कुतुबनुमा यानी दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो चुका था, जिससे यात्रियों को खुले समुद्र में दिशाओं की सही जानकारी लेने में सहायता मिल सकती थी। लेकिन उसका इस्तेमाल 15वीं शताब्दी में ही जाकर हो पाया, जब लोगों ने अनजान मुल्कों की ओर दुस्साहसिक समुद्री यात्राएं की। इस समय तक समुद्री यात्रा पर जाने वाले यूरोपीय जहाज़ों में भी काफ़ी सुधार हो चुका था। बहुत बड़े जहाज़ों का निर्माण होने लगा था, जो विशाल मात्रा में माल की ढुलाई करते थे। साथ ही आत्मरक्षा के अस्त्र शस्त्रों से भी लैस होते थे, ताकि शत्रुओं के आक्रमण का मुकाबला किया जा सके। पूरी 15वीं सदी के दौरान यात्रा वृत्तांतों और सृष्टि वर्णन तथा भूगोल की पुस्तकों के प्रसार ने लोगों में व्यापक रुचि उत्पन्न की। 1477 में टॉलेमी की जियोग्राफी नाम की पुस्तक, जियोग्राफी
नाम की पुस्तक, जो 1300 वर्ष पहले लिखी गई थी, मुद्रित हुई, छपी और इसीलिए लोगों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ी गई। मिस्रवासी टॉलेमी ने विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति को अक्षांश और देशांतर रेखाओं के रूप में व्यवस्थित किया था। इन विवरणों को पढ़ने से यूरोप वासियों को दुनिया के बारे में कुछ जानकारी मिली, जिसे उन्होंने 3 महाद्वीपों यानी यूरोप, एशिया और अफ्रीका में बटा हुआ समझा। टॉलेमी ने बताया था कि दुनिया गोल है, लेकिन उसने महासागरों की चौड़ाई को काफ़ी कम आंका था। यूरोप वासियों को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि अटलांटिक के दूसरी ओर भूमि पर पहुंचने के लिए उन्हें कितनी दूरी तय करनी होगी। क्योंकि वे यह सोचते थे कि यह दूरी बहुत कम होगी, इसलिए उनमें से कोई बिना सोचे समझे समुद्रों में उतरने के लिए सदा उतारू रहते थे। 15वीं शताब्दी में आइबेरियाई प्रायद्वीप, आइबेरियन पेनिनसुला यानी स्पेन और पुर्तगाल के लोग इन खोज यात्राओं में सबसे आगे रहे। पहले इतिहासकार इन समुद्री यात्राओं को खोज यात्रा कहा करते थे, परंतु बाद में उन्होंने ऐसा कहना छोड़ दिया। बाद के इतिहासकारों ने यह कहा कि अनजान इलाकों की ओर पुरानी दुनिया, ओल्ड वर्ल्ड के लोगों की ये पहली समुद्री यात्राएं नहीं थीं। पहले भी अरब, चीन और भारतीय यात्री प्रशांत द्वीप समूहों के पोलिनेशियन तथा माइक्रोनेशियन नाविक अपने समुद्री जलयानों में बैठकर बड़े बड़े महासागरों के आर पार जा चुके थे। नॉर्वे के जलदस्यु 11वीं वाइकिंग्स 11वीं शताब्दी में उत्तरी अमेरिका पहुंच चुके थे। स्पेन और पुर्तगाल के शासक ही विशेष रूप से इस समुद्री खोज के लिए धन देने को इतने लालायित क्यों थे? उनके सिर पर सोने तथा धन दौलत के भंडारों और यश एवं सम्मान प्राप्ति की धुन क्यों सवार थी? दरअसल वे आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक 3 प्रकार के मिले जुले कारणों से इस कार्य के लिए प्रेरित हुए। 14वीं शताब्दी के मध्य से 15वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप की अर्थव्यवस्था गिरावट के दौर से गुजर रही थी। प्लेग और युद्धों ने यूरोप के अनेक भागों में आबादी को उजाड़ दिया। व्यापार में मंदी आती गई और वहां सोने तथा चांदी की कमी आ गई, जो कि उन दिनों यूरोप में सिक्के बनाने के काम आती थी। यह स्थिति इससे पहले 11वीं से मध्य 14वीं शताब्दी तक की उस स्थिति से बिल्कुल विपरीत थी, जब बढ़ते हुए व्यापार ने इटली के नगर राज्यों को समृद्ध बना दिया था और उसके चलते पूंजी संचय भी हुआ था। लेकिन 14वीं शताब्दी के बाद के दशकों में लंबी दूरी के व्यापार में गिरावट आ गई और 1453 में तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया की विजय के बाद तो वह और भी मुश्किल हो गया। इटली वासियों ने किसी तरह तुर्कों के साथ व्यवसाय करने का इंतजाम तो कर लिया, पर उन्हें व्यापार पर अधिक कर देना पड़ता था। बाहरी दुनिया के लोगों को ईसाई बनाने की संभावना ने भी यूरोप के धर्म परायण ईसाइयों को इन साहसिक कार्यों की ओर उन्मुख किया। यह तो सभी जानते हैं कि तुर्कों के विरुद्ध क्रूसेड धर्म युद्ध यूं तो धर्म युद्ध के रूप में ही प्रारंभ हुए थे, पर इन्होंने एशिया के साथ यूरोप के व्यापार में वृद्धि की और एशिया के उत्पादों, विशेष रूप से मसालों के प्रति भी यूरोप वासियों की रुचि बढ़ाई। यूरोप वासियों को ऐसा लगा कि यदि व्यापार के साथ साथ राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित हो पाए और यूरोपीय देश अधिक गर्म जलवायु वाले स्थानों पर उपनिवेश स्थापित कर पाएं, तो उन्हें अधिक लाभ होगा। जब यूरोपवासी सोने और मसालों की खोज में नए नए प्रदेशों में जाने की बात सोचने लगे, तो उन्हें पश्चिमी अफ्रीका का ध्यान आया, जहां उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अब तक किसी तरह का व्यापार नहीं किया था। एक छोटा सा देश पुर्तगाल,
जो 1139 में स्पेन से अलग होकर स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो चुका था और मछुआही तथा नौकायन के क्षेत्र में उसने विशेष कुशलता प्राप्त कर ली थी, ने इस दिशा में पहल की। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी, जो नाविक के नाम से मशहूर था, ने पश्चिमी अफ्रीका की तटीय यात्रा आयोजित की और 1415 में स्यूटा पर आक्रमण कर दिया। स्यूटा जगह का नाम। इसके बाद कई अभियान आयोजित किए गए और अफ्रीका के बोजाडूर अंतरीप में पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया। अफ्रीकियों को पकड़ पकड़ कर गुलाम बनाया जाने लगा और स्वर्ण धूलि को साफ करके सोना तैयार किया जाने लगा। स्पेन में आर्थिक कारणों ने लोगों को महासागरीय शूरवीर, नाइट्स ऑफ द ओशियन बनने के लिए प्रोत्साहित किया। धर्म युद्धों की याद और रीका क्विंस्टा की सफलता ने निजी महत्वाकांक्षाओं को उत्तेजित कर दिया और उन इकरारनामों की शुरुआत की जिन्हें कैपिटुलेशन कहा जाता है। इन इकरारनामों के तहत स्पेन का शासक नए जीते हुए इलाकों पर अपनी प्रभुसत्ता जमा लेता था और उन्हें जीतने वाले अभियानों के नेताओं को पुरस्कार के रूप में पदवियां और जीते गए देशों पर शासनाधिकार देता था। अटलांटिक पारगमन। अटलांटिक सागर के पार कैसे गए और वहां जाने पर क्या हुआ, इसके विषय में इस टॉपिक में। क्रिस्टोफर कोलंबस 1451 से 1506 एवं एक स्वयं शिक्षित व्यक्ति था। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, सेल्फ एजुकेटेड, लेकिन उसमें साहसिक कार्य करने और नाम कमाने की उत्कट इच्छा थी। भविष्यवाणियों में विश्वास करते हुए वह यह मानता था कि उसके भाग्य में पश्चिम की ओर से यात्रा करते हुए पूर्व की ओर जाने का रास्ता खोजना लिखा है। वह कार्डिनल पियरे डिएली द्वारा 1410 में लिखी गई खगोल शास्त्र और भूगोल की पुस्तक इमगो मुंडी से बहुत प्रेरित हुआ। उसने इस संबंध में पुर्तगाल के राजा के समक्ष अपनी योजनाएं प्रस्तुत कीं, लेकिन वे मंजूर नहीं हुईं। पर सौभाग्य से स्पेन के प्राधिकारियों ने उसकी एक साधारण सी योजना स्वीकार कर ली और वह उसे पूरा करने के लिए 3 अगस्त 1492 को पालोस के पत्तन से अपने अभियान पर जहाज द्वारा रवाना हो गया। लेकिन कोलंबस और उसके साथी अनुमान से अधिक लंबी चलने वाली अटलांटिक यात्रा के लिए तैयार नहीं थे। उनका बेड़ा छोटा सा था, जिसमें सांता मारिया नाम की एक छोटी नावों और 2 कैरेवल छोटे हल्के जहाज पिंटा और नीना थे। नाव क्या है? तो छोटी नाव है, नाव, नौका। ये नाव मीन्स नौका। नाव और 2 कैरेवल छोटे हल्के जहाज पिंटा और नीना थे। सांता मारिया की कमान, सांता मारिया नाम था उस नौका का सांता मारिया था। सांता मारिया में एक नाव थी और 2 कैरेवल थे। सांता मारिया की कमान स्वयं कोलंबस के हाथों में थी, जिसमें 40 कुशल नाविक थे। यात्रा पर जाते समय अनुकूल व्यापारिक हवाओं के सहारे उनका बेड़ा आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन रास्ता लंबा था। 33 दिनों तक बेड़ा तैरता हुआ आगे से आगे बढ़ता गया, मगर तट के दर्शन नहीं हुए। ऊपर आकाश था तो नीचे समुद्र। अब तो उनके नाविक बेचैन हो उठे और उनमें से कुछ तुरंत वापस चलने की मांग करने लगे। आखिर 12 अक्टूबर 1492 को उन्हें जमीन दिखाई दी जिसे कोलंबस ने भारत समझा, लेकिन वह स्थान बहामा द्वीप समूह का गुआना हानी द्वीप था। यह कहा जाता है कि इस द्वीप समूह को बहामा नाम कोलंबस द्वारा इसलिए दिया गया था क्योंकि वह चारों ओर से छिछले समुद्र, जिसे स्पेनिश में बाजामार कहते हैं, से घिरा हुआ था। गुआना हानी में इस बेड़े के नाविकों का अरावाक लोगों ने
स्वागत किया। अरावाक लोग शांति प्रिय थे। उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अपना खाने पीने का सामान नाविकों के साथ मिल बांटकर खाया। वस्तुतः कोलंबस उनकी इस उदारता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने इस बारे में अपने रोजनामचे डायरी में लिखा। रोजनामचा मतलब डायरी। वे इतने ज़्यादा उदार और सरल स्वभाव के लोग हैं कि अपना सब कुछ देने को तैयार हैं। वे कभी इनकार नहीं करते, बल्कि वे सदा बांटने को तत्पर रहते हैं और इतना अधिक प्यार जताते हैं कि मानो उनका प्यार भरा कलेजा ही बाहर निकल आएगा। कोलंबस ने गुआनाहानी में स्पेन का झंडा गाड़ दिया। उसने इस द्वीप का नया नाम सैन सैल्वाडोर रखा। वहाँ उसने एक सार्वजनिक उपासना कराई और स्थानीय लोगों से बिना पूछे ही अपने आप को वायसराय घोषित कर दिया। उसने बड़े द्वीप समूह क्यूबा, जिसे उसने जापान समझा था, नया नाम हिस्पानियोला, जो आज दो देशों हाइती और डोमिनिकन रिपब्लिक में बटा हुआ है, तक आगे बढ़ने के लिए इन स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त किया। यद्यपि सोना तत्काल उपलब्ध नहीं था, लेकिन खोजकर्ताओं ने सुन रखा था कि सोना हिस्पानियोला में भीतरी क्षेत्र की पहाड़ी जलधाराओं में मिल सकता है। लेकिन कोलंबस और उसके साथी इस संबंध में आगे कुछ और करते उससे पहले ही उनका यह अभियान दुर्घटनाओं में फंस गया और खूंखार कैरिब कबीलों की प्रचंडता का भी उन्हें सामना करना पड़ा। नाविक जल्दी से जल्दी घर लौटने के लिए अधीर हो गए। वापसी यात्रा अधिक कठिन साबित हुई, क्योंकि जहाज़ों को दीमक लग गई थी और नाविकों को थकान व घर की याद सताने लगी थी। इस संपूर्ण यात्रा में कुल 32 सप्ताह लगे। आगे चलकर ऐसी 3 यात्राएं और आयोजित की गईं, जिनके दौरान कोलंबस ने बहामा और बृहत्तर एंटीलीज द्वीपों, दक्षिणी अमेरिका की मुख्य भूमि और उसके तटवर्ती इलाकों में अपना खोज कार्य पूरा किया। परवर्ती यात्राओं से यह पता चला कि इन स्पेनी नाविकों ने इंडीज नहीं, बल्कि एक नया महाद्वीप ही खोज निकाला था। कोलंबस की इस विशेष उपलब्धि यह रही कि उसने अनंत समुद्र की सीमाएं खोज निकाली और यह करके दिखा दिया कि यदि 5 सप्ताहों तक व्यापारिक हवाओं के साथ साथ यात्रा की जाए तो पृथ्वी के गोले के दूसरी ओर पहुंचा जा सकता है। अक्सर जगहों को उन्हें खोजने वालों के अनुसार नाम दिया जाता है। इसलिए यह एक अजीब बात है कि कोलंबस की स्मृति में समस्त अमेरिका महाद्वीप को नहीं, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक छोटे से जिले में और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित एक देश कोलंबिया का नामकरण किया गया है, जबकि वह उन दोनों इलाकों में से किसी एक में भी नहीं गया था। उसके द्वारा खोजे गए 2 महाद्वीपों, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का नामकरण फ्लोरेंस के एक भूगोलवेत्ता अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर किया गया, जिसने उनके विस्तार का अनुभव किया और उन्हें नई दुनिया के नाम से संबोधित किया। उनके लिए अमेरिका नाम का प्रयोग सर्वप्रथम एक जर्मन प्रकाशक द्वारा 1507 में किया गया। ये यूरोपवासियों द्वारा समुद्री यात्राओं के संबंध में तिथियां हैं, जिनको याद करना चाहिए इतिहास के छात्रों को। तो 1492 में कोलंबस ने बहामा द्वीप समूह और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी की। 1494 में अनखोजी दुनिया का पुर्तगाल और स्पेन के बीच बंटवारा हुआ। 1497 में एक अंग्रेज यात्री जॉन कैबोट ने उत्तरी अमेरिका के समुद्र तट की खोज की। 1498 वास्को डी गामा कालीकट कोझिकोड पहुंचा। 1499 अमेरिकी वेस्पुस्सी ने दक्षिणी अमेरिका के समुद्र तट को देखा। कैब्राल ने ब्राज़ील पर
पुर्तगाल की दावेदारी की। 1553 में बाल्बोआ ने पनामा इस्थुमस को पार किया और प्रशांत महासागर को देखा। 1521 में कोर्टेस ने एज़टेक लोगों को हराया। 1522 में स्पेनवासी मैगलन ने जहाज में बैठकर पृथ्वी का चक्कर लगाया। पिजारो ने इंका राज्य को जीता। स्पेन के सैनिकों ने फिलीपींस को जीता। 1571 में 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1602 डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं। अमेरिका में स्पेन के साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, इसकी बात करेंगे। स्पेनी साम्राज्य का विस्तार बारूद और घोड़ों के इस्तेमाल पर आधारित सैन्य शक्ति की बदौलत हुआ। स्थानीय लोगों को या तो नजराना देना पड़ता था या फिर सोने व चांदी की खानों में काम करना पड़ता था। विशेष बात यह थी कि वहाँ प्रारंभ में खोज के बाद छोटी बस्ती बसानी पड़ती थी, जिसमें रहने वाले स्पेनी लोग स्थानीय मजदूरों पर निगरानी रखते थे। स्थानीय प्रधानों को नए नए प्रदेश और संभव हो तो सोने के नए नए स्रोत खोजने के लिए भर्ती किया जाता था। सोने के लालच से गंभीर हिंसक घटनाएं भड़कीं, जिनका स्थानीय लोगों ने प्रतिरोध किया। स्पेनी विजेताओं के कठोर आलोचक कैथोलिक भिक्षु बार्टोलोम डी लास कैसास ने कहा है कि स्पेनी उपनिवेशक अक्सर अपनी तलवारों की धार अरावाकों के नंगे बदन पर आजमाते थे। जब सैनिक दमन और बिगाड़ का तांडव हो रहा था, तभी महामारी की विनाश लीला ने नया मोर्चा खोल दिया। पुरानी दुनिया की बीमारियों, विशेषतः चेचक ने अरावाक लोगों पर कहर ढा दिया, क्योंकि उनमें प्रतिरोध क्षमता नहीं थी। स्थानीय लोग ये मानते थे कि इन बीमारियों का कारण स्पेनियों द्वारा चलाई जाने वाली अदृश्य गोलियां थीं। अरावाकों और उनकी जीवन शैली का लोप निहायत खामोशी से स्पेनियों के साथ हुए इस दुखांत मुकाबले की याद दिलाता है। कोलंबस के अभियानों के बाद स्पेन वासियों द्वारा मध्यवर्ती और दक्षिणी अमेरिका में खोज बराबर चलती रही और उसमें सफलता मिलती गई। आधी सदी के भीतर ही स्पेन वासियों ने लगभग 40 डिग्री उत्तरी से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक के समस्त क्षेत्र को खोज कर बिना किसी चुनौती के उस पर अपना आसानी से अधिकार जमा लिया। उपर्युक्त घटनाओं से पहले स्पेन वासियों ने इस क्षेत्र के दो बड़े साम्राज्यों को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया। यह काम मुख्यतः दो व्यक्तियों, हरमन कोर्टेस और फ्रांसिस्को पिजारो का था। उनके अभियानों के द्वारा किया गया खर्चा स्पेन के जमींदारों, नगर परिषदों के अधिकारियों और अभिजातों ने उठाया। इन अभियानों में शामिल होने वालों ने जीत के बाद हासिल होने वाले अपेक्षित हिस्से के बदले में अपने अस्त्र शस्त्र भी मुहैया कराए। कोर्टेस और एज़टेक लोग, अब इन लोगों के विषय में जानिए। कोर्टेस और उसके सैनिकों ने, जिन्हें कॉन्क्विस्टोडोर कहा जाता था, मैक्सिको को रौंदते हुए उसे चुटकियों में जीत लिया। 1519 में कोर्टेस क्यूबा से मैक्सिको आया था, जहां उसने टोटानैक समुदाय से दोस्ती कर ली। टोटानैक लोग एज़टेक शासन से अलग होना चाहते थे। एज़टेक शासक मोंटेजुआ ने कोर्टेस से मिलने के लिए अपना एक अधिकारी भेजा। वह स्पेन वासियों की आक्रमण क्षमता, उनके बारूद और घोड़ों के प्रयोग को देखकर घबरा गया। स्वयं मोंटेजुमा को भी यह पक्का विश्वास हो गया कि कोर्टेस सचमुच किसी निर्वासित देवता का अवतार है, जो अपना बदला लेने के लिए फिर से प्रकट हुआ है। ठीक है। स्पेनी सैनिकों ने ट्लैक्सकलानों पर हमला बोला। ट्लैक्सकलान खूंखार लड़ाकू थे। उन्होंने जबरदस्त प्रतिरोध करने के बाद अंततः समर्पण कर दिया। स्पेनी सैनिकों ने
क्रूरतापूर्वक उन सबका सफाया कर दिया। फिर वे टेनोक्टिटलान की ओर बढ़े, जहां वे 8 नवंबर 1519 को पहुंच गए। स्पेनी आक्रमणकारी टेनोक्टिटलान के दृश्य को देखकर हक्के बक्के रह गए। यह मैड्रिड से 5 गुना बड़ा था और इसकी आबादी स्पेन के सबसे बड़े शहर सेविली से 2 गुनी थी। मोंटेजुमा ने कोर्टेस का हार्दिक स्वागत किया। एज़टेक लोग बड़े सम्मान के साथ स्पेनियों को शहर के बीचों बीच ले गए, जहां मोंटेजुमा ने उन पर उपहारों की वर्षा कर दी। लेकिन टलैक्सकलान के हत्याकांड के बारे में जानकारी होने के कारण उसके अपने लोगों के मन में आशंका थी। एज़टेकों के एक वृत्तांत में स्थिति का वर्णन कुछ इस प्रकार है। ऐसा लग रहा था मानो टेनोक्टिटलान ने किसी दानव को शरण दे दी है। टेनोक्टिटलान के निवासियों को ऐसा महसूस हुआ कि सभी ने भांग खा ली है, ये सब पगला से गए हैं। हर आदमी भयभीत होकर कांप रहा था, मानो सारी दुनिया की आंतें ही बाहर निकलती जा रही हों। लोग भयाक्रांत नींद में सो गए। एज़टेक लोगों की चिंता भी निर्मूल नहीं थी। कोर्टेस ने बिना कोई कारण बताए सम्राट को नज़रबंद कर लिया और फिर उसके नाम पर शासन चलाने का प्रयास करने लगा। स्पेन के प्रति सम्राट मोंटेजुमा के समर्पण को औपचारिक बनाने के प्रयत्न में कोर्टेस ने एज़टेक मंदिरों में ईसाई प्रतिमाएं स्थापित करवाईं। मोंटेजुमा ने एक समझौता प्रस्तावित किया और मंदिर में एज़टेक और ईसाई दोनों प्रकार की प्रतिमाएं रखवा दीं। इसी समय कोर्टेस को अपने सहायक एल्वारेडो को सब कुछ सौंपकर जल्दी से क्यूबा लौटना पड़ा। स्पेनी शासन के अत्याचारों से और सोने के लिए उनकी निरंतर मांगों के दबाव के कारण आम जनता ने विद्रोह कर दिया। एल्वारेडो ने हुइजिलपोक्टली के वसंतोत्सव में कत्लेआम का हुक्म दे दिया। जब 25 जून 1520 को कोर्टेस वापस लौटा तो उसे घोर संकट का सामना करना पड़ा। पुल तोड़ दिए गए थे, जल मार्ग काट दिए गए थे और सड़कें बंद कर दी गई थीं। स्पेनियों को भोजन और पेयजल की घोर कमी का सामना करना पड़ा। कोर्टेस को मजबूर होकर वापस लौटना पड़ा। इसी समय रहस्यमय परिस्थितियों में मोंटेजुमा की मृत्यु हो गई। एज़टेकों की स्पेनियों के साथ लड़ाई जारी रही और उसके परिणाम स्वरूप लगभग 600 अत्याचारी विजेता और उतने ही ट्लैक्सकलान के लोग मारे गए। हत्याकांड की इस भयंकर रात को आंसू भरी रात के नाम से जाना जाता है, नाइट ऑफ टीयर्स। कोर्टेस को नवनिर्वाचित राजा क्वेटेमॉक के विरुद्ध अपनी रणनीति की योजना बनाने के लिए वापस ट्लैक्सकलान में शरण लेनी पड़ी। उस समय एज़टेक लोग यूरोपीय लोगों के साथ आई चेचक के प्रकोप से मर रहे थे। कोर्टेस केवल 180 सैनिकों और 30 घोड़ों के साथ टेनोक्टिटलान में घुस आया और एज़टेक भी अपनी आखिरी मुठभेड़ के लिए तैयार थे। अब शकुनों ने एज़टेकों को बता दिया कि उनका अंत दूर नहीं है। इसे वास्तविकता समझकर सम्राट ने अपना जीवन त्याग देना ही ठीक समझा। मैक्सिको पर विजय प्राप्त करने में 2 वर्ष का समय लग गया। कोर्टेस मैक्सिको में न्यू स्पेन का कैप्टन जनरल बन गया और उसे चार्ल्स पंचम द्वारा सम्मानों से विभूषित कर दिया गया। मैक्सिको से स्पेनियों ने अपना नियंत्रण ग्वाटेमाला, निकारागुआ और होंडुरास पर भी स्थापित कर लिया। ग्वाटेमाला, निकारागुआ और होंडुरास पर भी स्पेनियों का नियंत्रण हो गया। पिजारो और इंका लोग। कोर्टेस के विपरीत पिजारो गरीब और अनपढ़ था।
वह सेना में भर्ती होकर 1502 में कैरिबियन द्वीप समूह में आया था। उसने कहानियों में इंका राज्य के बारे में यह सुन रखा था कि वह चांदी और सोने का देश है। उसने प्रशांत से वहां पहुंचने के लिए कई प्रयत्न किए। एक बार जब वह अपनी यात्रा से घर लौटा तो वह स्पेन के राजा से मिलने में सफल हो गया। इस मुलाकात के दौरान उसने राजा को इंका के कारीगरों द्वारा बनाए गए सोने के सुंदर सुंदर मर्तबान दिखाए। राजा के मन में लोभ जाग उठा और उसने पिजारो को यह वचन दे दिया कि अगर वह इंका प्रदेश को जीत लेगा तो उसे वहाँ का राज्यपाल बना दिया जाएगा। पिजारो ने कोर्टेस का तरीका अपनाने की योजना बनाई, लेकिन वह यह देखकर क्षुब्ध हुआ कि इंका साम्राज्य की स्थिति वहाँ से भिन्न थी। 1532 में वहाँ अताहुआल्पा ने एक गृह युद्ध के बाद इंका साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। तभी वहाँ के परिदृश्य में पिजारो ने प्रवेश किया। उसने जाल बिछाकर राजा को बंदी बना लिया। राजा ने अपने आप को मुक्त कराने के लिए एक कमरा भर सोना फिरौती में देने का प्रस्ताव किया। आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी फिरौती किसी को नहीं मिली थी, लेकिन पिजारो ने अपना वचन नहीं निभाया। उसने राजा का वध करवा दिया और उसके सैनिकों ने जी भरकर लूट मार मचाई। लूटपाट के बाद इंका राज्य क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया। विजेताओं की क्रूरता के कारण 1534 में विद्रोह भड़क उठा, जो 2 साल तक चलता रहा, जिसके दौरान हजारों की संख्या में लोग युद्ध और महामारियों के कारण मौत के मुंह में चले गए। अगले 5 वर्षों में स्पेनियों ने पोटोसी, ऊपरी पेरू, आज का बोलीविया की खानों में चांदी के विशाल भंडारों का पता लगा लिया और उन खानों में काम करने के लिए उन्होंने इंका लोगों को गुलाम बना लिया। कैब्राल और ब्राज़ील। ब्राज़ील पर पुर्तगालियों का कब्जा तो इत्तेफाक से ही हुआ। सन 1500 में पुर्तगाल निवासी पेड्रो अल्वारिस कैब्राल जहाज़ों का एक शानदार जुलूस लेकर भारत के लिए रवाना हुआ। तूफानी समुद्रों से बचने के लिए उसने पश्चिमी अफ्रीका का एक बड़ा चक्कर लगाया और यह देखा कि वह उस प्रदेश के समुद्र तट पर पहुंच गया है जिसे वर्तमान में ब्राज़ील कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका का यह पूर्वी भाग उस क्षेत्र में आता था जिसे पोप ने पुर्तगाल को सौंप रखा था, इसलिए वे अविवादित रूप से इसे अपना इलाका मानते थे। पुर्तगालवासी ब्राज़ील की बजाय पश्चिमी भारत के साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए अधिक उत्सुक थे, क्योंकि ब्राज़ील में सोना मिलने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन वहाँ एक प्राकृतिक संसाधन था जिसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया। वह संपदा थी टिम्बर, यानी इमारती लकड़ी। ब्राज़ील वुड वृक्ष, जिसके नाम पर यूरोपवासियों ने इस प्रदेश का नामकरण किया से एक सुंदर लाल रंजक मिलता था। ब्राज़ील वुड वृक्ष से एक सुंदर लाल रंजक मिलता था। डाई ब्राज़ील के मूल निवासी लोहे के चाकू, छुरियों और आड़ियों के बदले में जिन्हें वे अद्भुत वस्तु मानते थे, इन पेड़ों को काटने और इनके लट्ठे बनाकर जहाज़ों तक ले जाने के लिए तुरंत तैयार हो गए। एक हंसिए चाकू या कंघे के बदले वे ढेरों मुर्गियां, बंदर, तोते, शहद, मोम, सूती धागा और अन्यान्य चीज़ें जो भी इन गरीब लोगों के पास थी देने को तैयार रहते थे। तुम फ्रांसीसी और पुर्तगाली लोग इस लकड़ी की तलाश में इतनी दूर से यहाँ क्यों आते हो? क्या तुम्हारे देश में लकड़ी नहीं है? एक मूल निवासी ने फ्रांसीसी पादरी से पूछा। चर्चा के अंत में उसने कहा, मुझे लगता है तुम बिल्कुल बावले हो। तुम लंबा समुद्र पार करते हो, घोर परेशानियां झेलते हो और इतना कठिन परिश्रम करते हो किस लिए? अपने बच्चों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए ही ना? क्या जिस भूमि ने तुम्हें पाला पोसा और बड़ा किया है वह तुम्हारे बच्चों का पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं है? हमारे भी माता पिता बच्चे हैं जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं,
लेकिन हमें यह पक्का विश्वास है जिस भूमि ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया वह उनका भी भरण पोषण कर देगी। इसलिए हम लोग आगे की चिंता किए बिना आराम से जिंदगी जीते हैं। इमारती लकड़ी के इस व्यापार की वजह से पुर्तगाली और फ्रांसीसी व्यापारियों के बीच भयंकर लड़ाइयाँ हुईं। इनमें अंततः पुर्तगालियों की जीत हुई क्योंकि वे स्वयं तटीय क्षेत्र में बसना और उपनिवेश बसाना चाहते थे। 1534 में पुर्तगाल के राजा ने ब्राज़ील के तट को 14 आनुवांशिक कप्तानियों में बांट दिया। उनके मालिकाना हक उन पुर्तगालियों को सौंप दिए जो वहां अस्थायी रूप से रहना चाहते थे, और उन्हें स्थानीय लोगों को गुलाम बनाने का अधिकार भी दे दिया। बहुत से पुर्तगाली बाशिंदे भूतपूर्व सैनिक थे जिन्होंने भारत के गोवा क्षेत्र में लड़ाइयाँ लड़ी, और स्थानीय लोगों के प्रति उनका व्यवहार अत्यंत क्रूर था। 1540 के दशक में पुर्तगालियों ने बड़े बड़े बागानों में गन्ना उगाना और चीनी बनाने के लिए मिलें चलाना शुरू कर दिया। यह चीनी यूरोप के बाज़ारों में बेची जाती थी। बहुत ही गर्म और नर्म जलवायु में चीनी की मिलों में काम करने के लिए वे स्थानीय लोगों पर निर्भर थे। जब उन लोगों ने इस थकाने वाले नीरस काम को करने से इनकार कर दिया तो मिल मालिकों ने उनका अपहरण करवाकर उन्हें गुलाम बनाना शुरू कर दिया। तब स्थानीय लोग इन गुलाम बनाने वाले मिल मालिकों से बचने के लिए गांव छोड़कर जंगलों की ओर भागने लगे, और ज्यों-ज्यों समय बीतता गया तटीय क्षेत्र में मुश्किल से कोई इक्का दुक्का ही स्थानीय लोगों का गांव बचा, लेकिन उनके बदले यूरोपीय लोगों के सुनियोजित कस्बे बस गए। मिल मालिकों को गुलाम लाने के लिए मजबूर होकर एक दूसरे स्रोत यानी पश्चिमी अफ्रीका की ओर मुड़ना पड़ा। लेकिन स्पेनी उपनिवेशों में स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत थी। वहाँ एज़टेक और इंका साम्राज्यों के अधिकांश लोगों से खदानों और खेतों में काम करवाया जाता था, इसलिए स्पेनी बाशिंदों को औपचारिक रूप से उन्हें गुलाम बनाने अथवा कहीं और से गुलाम लाने की जरूरत नहीं पड़ी। 1549 में पुर्तगाली राजा के अधीन एक औपचारिक सरकार स्थापित की गई और बहिया सल्वाडोर को उसकी राजधानी बनाया गया। इस समय तक जसूइट पादरियों ने बाहर ब्राज़ील जाना शुरू कर दिया। यूरोपीय बाशिंदे इन जसूइट पादरियों को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वे मूल निवासियों के साथ दया का बर्ताव करने की सलाह देते थे और निडरतापूर्वक जंगलों में जाकर उनके गांवों में रहते हुए यह सिखाते थे कि ईसाई धर्म एक आनंददायक धर्म है और उसका आनंद लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि ये धर्म प्रचारक दास प्रथा की कड़े शब्दों में आलोचना करते थे। विजय उपनिवेश और दास व्यापार। जो अभियान पहले अनिश्चित परिणाम वाली समुद्री यात्राओं के रूप में शुरू हुए थे, आगे चलकर उनका यूरोप, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका पर भी अस्थायी प्रभाव पड़ा। 15वीं शताब्दी में शुरू की गई यूरोपीय समुद्री परियोजनाओं ने एक महासागर से दूसरे महासागर तक के अटूट समुद्री मार्ग खोल दिए। इससे पहले तक इनमें से अधिकांश मार्ग यूरोप के लोगों के लिए अज्ञात थे और कुछ मार्गों को तो कोई भी नहीं जानता था। तब तक कोई भी जहाज कैरिबियन या अमेरिका महाद्वीपों के जल क्षेत्रों में नहीं घुसा था। दक्षिणी अटलांटिक तो पूरी तरह अछूता था। किसी भी जहाज ने उसके पार जाना तो दूर, उसके पानी में भी प्रवेश नहीं किया था, और ना ही कोई जहाज दक्षिणी अटलांटिक से प्रशांत महासागर या हिंद महासागर तक पहुंचा था। 15वीं शताब्दी के अंतिम और 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में ये सभी साहसिक कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किए गए। प्रारंभिक समुद्री यात्रियों के अलावा अन्य यूरोपवासियों के लिए भी अमेरिका की खोज के दीर्घकालीन परिणाम निकले। सोने चांदी की बाढ़ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और औद्योगिकरण का और अधिक विस्तार किया। 1560 से 1600 तक सैकड़ों जहाज हर वर्ष दक्षिणी अमेरिका की खानों से चांदी स्पेन को लाते रहे। लेकिन मज़ेदार बात यह हुई कि इसका लाभ स्पेन और पुर्तगाल को उतना नहीं मिला। उन्होंने अपने भारी भरकम मुनाफों को आगे व्यापार या अपने व्यापारी जहाज़ों के बेड़े का विस्तार करने में नहीं लगाया। उनकी बजाय अटलांटिक महासागर के किनारे किनारे स्थित ऐसे अनेक देश थे, विशेष रूप से इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैंड,
जिन्होंने इन खोजों का लाभ उठाया। उनके सौदागरों ने बड़ी बड़ी संयुक्त पूंजी कंपनियां बनाई और अपने बड़े बड़े व्यापारिक अभियान चलाए, उपनिवेश स्थापित किए और यूरोप वासियों को नई दुनिया में पैदा होने वाली नई नई चीज़ों जैसे तंबाकू, आलू, गन्ने की चीनी, ककाऊ और रबड़ आदि से परिचित कराया। इसके अलावा यूरोप अमेरिका से आने वाली नई फसलों, विशेष रूप से आलू और लाल मिर्च से परिचित हो गया। फिर ये फसल यूरोप वासियों द्वारा आगे भारत जैसे अन्य देशों में ले जाई गई। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों के लिए इन अभियानों के अनेक तात्कालिक परिणाम हुए। जैसे मारकाट के कारण मूल निवासियों की जनसंख्या कम हो गई, उनकी जीवन शैली का विनाश हो गया और उन्हें गुलाम बनाकर खानों, बागानों और कारखानों में उनसे काम लिया जाने लगा। अनुमानित आंकड़ों से पता चलता है कि विजय पूर्व मैक्सिको की जनसंख्या 3 करोड़ से 3.4 करोड़ तक रही होगी। 3 करोड़ 75 लाख। एडियन क्षेत्र की भी यही स्थिति थी, जबकि मध्य अमेरिका में यह 1 करोड़ से 1.3 करोड़ के बीच थी। यूरोपीय लोगों के आने से पहले यहाँ के स्थानीय लोगों की जनसंख्या 7 करोड़ थी। फिर 150 साल बाद उनकी आबादी घटकर केवल 35 लाख रह गई। इस जन हानि के लिए लड़ाइयाँ और बीमारियाँ प्रमुख रूप से जिम्मेदार थीं। अमेरिका में 2 बड़ी सभ्यताओं एज़टेक और इंका के अचानक नष्ट हो जाने से यह बात उजागर होती है कि आपस में लड़ने वाली ये 2 संस्कृतियाँ एक दूसरे से बहुत भिन्न थीं। एज़टेक और इंका दोनों ही साम्राज्यों के मामले में युद्ध कला के स्वरूप ने स्थानीय लोगों को मनोवैज्ञानिक और भौतिक रूप से भयभीत करने में अपनी निर्णायक भूमिका अदा की। इस संघर्ष से नैतिक मूल्यों के बुनियादी अंतर का भी पता चलता है। स्थानीय लोगों के लिए सोने के प्रति स्पेनियों की लोलुपता को समझ पाना असंभव था। इन मुठभेड़ों की बर्बरता का एक स्पष्ट प्रमाण यही है कि हारे हुए लोगों को गुलाम बना लिया जाता था। वैसे गुलाम बनाना कोई नई बात नहीं थी, परंतु दक्षिणी अमेरिका का अनुभव इस दृष्टि से नया था कि इसके साथ साथ वहाँ उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली का प्रादुर्भाव हो गया। काम की परिस्थितियाँ भयावह थीं, लेकिन स्पेनी मालिकों का मानना था कि उनके आर्थिक लाभ के लिए इस प्रकार का शोषण अत्यंत आवश्यक है। 1601 में स्पेन के फिलिप द्वितीय ने सार्वजनिक रूप से बेगार की प्रथा पर रोक लगा दी, लेकिन उसने एक गुप्त आदेश के द्वारा इसे चालू रखने की व्यवस्था भी कर दी। किंतु 1609 में एक कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत ईसाई और गैर ईसाई सभी प्रकार के स्थानीय लोगों को पूरी स्वतंत्रता दे दी गई। इससे उपनिवेशी यानी यूरोप से आकर यहाँ बसे लोग नाराज हो गए और 2 साल के भीतर ही उन्होंने राजा को यह कानून हटाने और गुलाम बनाने की प्रथा को चालू रखने के लिए मजबूर कर दिया। अब नई नई आर्थिक गतिविधियाँ जोरों से शुरू हो गई। जंगलों का सफाया करके प्राप्त की गई भूमि पर पशुपालन किया जाने लगा। 700 में सोने की खोज के बाद खानों का काम जोरों से चल पड़ा और इन सभी कामों के लिए सस्ते श्रम की मांग बनी रही। यह स्पष्ट था कि स्थानीय लोग गुलाम बनने का विरोध करेंगे। अब यही विकल्प बचा था कि गुलाम अफ्रीका से मंगवाए जाएं। 1550 के दशक से 1880 के दशक तक जब ब्राज़ील में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था, ब्राज़ील में 36 लाख से भी अधिक अफ्रीकी गुलामों का आयात किया गया, किंतु यह अमेरिकी महाद्वीपों में आयातित अफ्रीकी गुलामों की संख्या का तकरीबन आधा था। 1750 में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास हजार हजार गुलाम होते थे। दास प्रथा के उन्मूलन के बारे में 1780 के दशक में किए गए प्रारंभिक वाद विवाद में कुछ लोगों ने यह भी दलील दी थी कि यूरोपवासियों के अफ्रीका में आने से पहले भी वहाँ दास प्रथा मौजूद थी। यहाँ तक कि 15वीं शताब्दी में अफ्रीका में स्थापित किए जाने वाले राज्यों में भी अधिकांश मजदूर वर्ग गुलामों से ही बना था। उन्होंने यह भी बताया
कि यूरोपीय व्यापारियों को जवान स्त्री पुरुषों को गुलाम बनाने में अफ्रीकी लोगों से भी मदद मिलती थी। ये व्यापारी बदले में उन अफ्रीका वासियों को दक्षिणी अमेरिका से आयात की गई फसलें, मक्का, कसावा, कुमाला आदि जो अनेक इनका प्रमुख खाद्य था, देते थे। 1789 की अपनी आत्मकथा में ओलाउदाह एक्वियानो नाम के एक मुक्त किए गए गुलाम ने इन दलीलों का उत्तर देते हुए लिखा है कि अफ्रीका में गुलामों के साथ परिवार के सदस्यों जैसा बर्ताव किया जाता था। एरिक विलियम्स पहला आधुनिक इतिहासकार था जिसने 1940 के दशक में अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड स्लेवरी में अफ्रीकी गुलामों द्वारा सही गई तकलीफ़ों का फिर से जायजा लेने की पहल की थी। एरिक विलियम का लिखा था 1940 में कैपिटलिज्म एंड स्लेवरी। उपसंहार: 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशों में आकर बसे यूरोपीय लोगों ने स्पेन और पुर्तगाल के शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। वे स्वतंत्र देश बन गए, ठीक वैसे ही जैसे कि 1776 में 13 उत्तरी अमेरिकी उपनिवेशों ने ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह करके संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण कर लिया। दक्षिणी अमेरिका को आज लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है, क्योंकि स्पेनी और पुर्तगाली दोनों भाषाएं लैटिन भाषा परिवार की ही हैं। वहाँ के निवासी अधिकतर देशज यूरोपीय, जिन्हें क्रियोल कहा जाता है, यूरोपीय और अफ्रीकी मूल के हैं। उनमें से अधिकांश लोग कैथोलिक धर्मावलंबी हैं। उनकी संस्कृति में यूरोपीय परंपराओं के साथ मिली हुई देशी परंपराओं के तत्व विद्यमान हैं। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे।